नमस्कार, जान भी जहान भी इस खास प्रोग्राम में मैं अजय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि प्रधानमंत्री के इन दो शब्दों में जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है। देश की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, लेकिन साथ ही साथ देश को आगे भी लेकर के जाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, देश के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे लेकर के जाना है। तो इस विकास की गाड़ी को कैसे आगे ले जाएंगे उसको लेकर के आपको पता है कि जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है वो अब शुरू हो चुका है और उसके दौरान 20 तारीख यानी 20 तारीख से कुछ नई गाइडलाइंस भी आई है एमएचए की, जिसमें कुछ क्षेत्रों में छूट भी दी गई है लॉकडाउन के दौरान। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों को शिक्षा जगत से जुड़े रखने के लिए, छात्रों तक ऑनलाइन सामग्री पहुंचाने के लिए। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो उसके प्रभाव है उसको कम करने के लिए इस अवधि में अध्ययन तक छात्रों की निरंतर पहुंच प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखा है। और देश में ई लर्निंग में पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही सराहनीय उछाल देखा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्थानों के प्रमुखों के साथ लगातार संपर्क में हैं और आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश भी दे रहे हैं और इस संबंध में फीडबैक भी लगातार प्राप्त कर रहे हैं। स्कूलों साथ ही साथ उच्च शिक्षा संस्थान दोनों ने ही अपने और छात्रों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऑनलाइन कक्षाओं के विभिन्न तरीकों को अपनाने और अध्ययन सामग्री को साझा करना शुरू कर दिया है। इसका दायरा स्काइप, जूम, गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, पियाजा जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योजनाबद्ध ऑनलाइन कक्षाओं को छात्राओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स, अपने क्लास नोट्स को अपलोड करना, स्वयं NPTEL जैसे डिजिटल लर्निंग संसाधनों के साथ लिंक को साझा करना और ऑनलाइन पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT, IIITs, NIT, IIICR जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में करीब 50 से 65% लोग ई लर्निंग से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और इस समस्या में कुछ हद तक कमी लाने के लिए शिक्षकों द्वारा जो रिकॉर्डिंग किए गए लेक्चर्स हैं वो लाइव अपने छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे और मैं आप से उनका परिचय कराना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान है प्रोफेसर CB शर्मा, जो कि चेयरमैन हैं NIOS के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ प्रोफेसर DP सिंह, जो कि चेयरमैन हैं UGC के, वो भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। और शशि शेखर वेम्पति, जो कि CEO है प्रसार भारती के, जो कि स्वयं प्रभा चैनल भी जिन लोगों तक ऑनलाइन कक्षाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और टेलीविजन के माध्यम से किस तरीके से उनका फायदा ले सकते हैं उस पर, उनकी तैयारियों पर हम बात करेंगे CEO प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति से इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है और तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल स्वयं और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। लॉकडाउन अवधि के दौरान देश के तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। छात्रों की इस परेशानी को दूर करने में सरकार के विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मददगार साबित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र केंद्र सरकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं और दूसरे पोर्टल्स पर घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। स्वयं पोर्टल के जरिए पढ़ाई करने के लिए पहले छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। स्वयं, जिसमें कि विभिन्न भाषाओं में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के लिए पोर्टल है। स्कूली शिक्षा में NCERT ने 12 विषयों में 28 कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। स्वयं जो पोर्टल है 14,527 फाइलें हैं इसमें, और इसमें 401 संकल्प हैं, 2,779 इसमें दस्तावेज हैं, 1,664 ऑडियो और 6,000 से अधिक वीडियो हैं। 23 मार्च से अब तक 3 लाख से ज्यादा छात्र स्वयं पोर्टल पर जा चुके हैं, जो इस पोर्टल पर पहले से नामांकन करवा चुके 25 लाख छात्रों के अलावा हैं। इसके अलावा हर दिन 60,000 से ज्यादा लोग स्वयं प्रभा के 32 DTH चैनल्स पर शिक्षण सामग्रियां देख रहे हैं। ये स्वयं प्रभा पर ऐसे वीडियो हैं, इस तरीके के हैं, जो कि आप विभिन्न प्रकार के सामग्री उसमें उपलब्ध है और वो आपको अपनी टीवी पर दिखाई देगा। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं सोचता हूं कि स्वयं प्रभा के जो 24 घंटा DTH चैनल पर आपको उपलब्ध है,
उसका आप स्वयं प्रभा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छात्र घर पर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दूसरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन कोष और निष्ठा का भी सहारा ले रहे हैं। सबको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं पोर्टल पर 1900 से भी अधिक कोर्सेज हैं, जिनकी पहुंच दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के छात्रों तक है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान लाखों की तादाद में छात्र स्वयं और केंद्र सरकार के अन्य डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा रहे हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर सीबी शर्मा, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। चूँकि आप जो ओपन स्कूलिंग है उसके साथ साथ जो डिजिटल कंटेंट है उसको भी आप देख रहे हैं, तो इस वक्त क्या हम ये माने कि चूँकि लॉकडाउन के दौरान हम सीधे छात्रों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, हमने तैयारी पूरी कर ली है लोगों तक पहुँचने के लिए? देखिए, ऐसा लगता है कि शायद भारत को ये आभास 5 साल पहले हो गया था कि 5 साल बाद कोरोना होने वाला है और लॉकडाउन होगा। हमारी तैयारी 2015 से शुरू हुई थी और जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म्स का। स्वयं दुनिया का आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके दूसरे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, ये हमारी तुलना में आधे भी नहीं हैं। अब 2 चीज़ें इसमें बहुत आवश्यक हैं। एक तो हम दुनिया के सबसे बड़े स्टूडेंट पॉपुलेशन का देश है, 33 करोड़ विद्यार्थी हैं, 25 करोड़ उसमें से लगभग विद्यालयी शिक्षा के हैं, और विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए कोर्स जो स्वयं पर हैं वो बेहतरीन हैं और माने हुए शिक्षकों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे ही स्वयं प्रभा पर 6 चैनल चल रहे हैं जिस पर कि केवल विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए कंटेंट दिए जा रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है जानना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कहीं कुछ भी नहीं है। स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म के चैनल 30 पर लगातार दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आ रहा है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ऐसा लगता है कि भारत 2015 में ही ये जान लिया था कि 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन होगा और सारे बच्चे घर में होंगे, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं, जैसा मेरे माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं, कि हम बिल्कुल तैयार हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, पाठ्यक्रम के साथ, जो हमारे विद्यार्थी घर में रहते हुए पढ़ सकते हैं और किसी भी तरह की रुकावट उनके पढ़ाई लिखाई में नहीं आएगी। अब मैं रुख करना चाहता हूं प्रसार भारती चेयरमैन का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीओ साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें तो प्रसार भारती की जो पूरी तैयारी है उसको एक बार थोड़ा सा बताएं कि जो आपके डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हैं और जो एआईआर के जो माध्यम हैं उसको लेकर के हम लोग कितने तैयार हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत खुशी हुई कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है डीडी न्यूज़ पर। जहाँ तक प्रसार भारती का सवाल है, हम 3 तरीकों से लोगों तक पहुंच रहा है विद्या और शिक्षा को लेकर। पहला, जो हमारे टीवी और रेडियो चैनल्स हैं जी, इनमें दिन में अगर देखें तो 1 घंटे से 2 घंटे, कुछ जगह 3 घंटे तक शिक्षा के कंटेंट को हम हर दिन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और कई राज्यों के जो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग है उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है, तो ये एक ऑलरेडी चालू हो चुका है। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो हमारे फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स है, ये लगभग करीब 3 करोड़ से 4 करोड़ घरों में है, और इन सेट टॉप बॉक्स के द्वारा अभी जो चर्चा हो रही थी स्वयं के चैनल्स को लेकर, तो ये सारे चैनल्स भी उस सेट टॉप बॉक्स के द्वारा आप लिंक कर सकते हैं और आपके टीवी पे ये उपलब्ध होगा। तो ये दूसरे तरीका है। तीसरा, जो हमारे डिजिटल माध्यम है, न्यूज़ ऑन एयर ऐप हो, हमारे सारे यूट्यूब चैनल्स हो, ये भी अब जो भी एजुकेशनल कंटेंट जा रहा है टीवी और रेडियो पे, ये डिजिटली भी उपलब्ध है। तो इन तीनों तरीकों से जो ये आज सिचुएशन बना है कोविड-19 को लेकर, इसके बावजूद ताकि बच्चों का शिक्षा चलता रहे और जिनके पास कंप्यूटर नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो,
वो शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए प्रसार भारती की ये पूरी कोशिश है। वेम्पति जी, सबसे पहले तो आपको एक बार बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई और आपने रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे दिग्गज प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए करोड़ों दर्शकों को एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रसारण करके। लेकिन ये जो शिक्षा के चैनल्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच में क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है और किस तरह से लोग पहुँच पा रहे हैं, और कुछ क्या व्यूअर्स हमें पता चल पा रहे हैं कि कितने लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं इन DTH प्लेटफॉर्म्स का? हाँ, जो हमारे चैनल्स है वो तो बार्क वाटरमार्क्ड होंगे, तो उनकी जो व्यूअरशिप रेटिंग है उसका डेटा हमें मिलेगा, तो उससे एक तरह से हमें पता लग जाएगा। दूसरा, हमें अंदाजे से पता है कि जो फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स हैं ये 3 से 4 करोड़ घरों में है, तो एक तरह से रीच का भी हमें पता लगता है कि कितने घरों में ये सुविधा उपलब्ध है। तीसरा, डिजिटल तो हमें रियल टाइम में डेटा पता चल जाता है। मैं तो जैसे देख रहा हूँ आंध्र प्रदेश में जो हमारा DD सप्तगिरी चैनल है वो हर दिन क्लासेस ऑनलाइन शुरू किया है, जो डिजिटली भी स्ट्रीम होता है और टीवी पे भी चलता है जी। और मैं उसके यूट्यूब चैनल के नंबर्स देख रहा था, तो ये एकदम बहुत ही पॉपुलर है। हर वीडियो का व्यूअरशिप वायरल होते जा रहा है, तो एक तरह से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और बच्चों को इसका जो लाभ है वो मिल रहा है। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सारे जितने भी प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार वगैरह, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसको पब्लिसिटी दी है। जिस तरह से हर राज्य में दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ जो शिक्षा के कार्यक्रम शुरू हुए हैं इनका काफ़ी वाइड कवरेज हुआ है मीडिया में, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर दैट। और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि लोग इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और इसकी अवेयरनेस और भी बढ़ा रहे हैं। वेम्पति जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे। जो AIR कर रहा है अपने चैनल्स के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर हम आपसे बात करें, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर DP सिंह जो कि चेयरमैन है UGC के, जो और जिनके तहत जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है रेगुलेशन की, देश के जो तमाम उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनसे हम उनका फीडबैक लेना चाहते हैं। सिंह साहब, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि उच्च शिक्षा को लेकर के जो भी कार्यक्रम आपको पूरे देश में विश्वविद्यालय के स्तर पर चलाए जाने हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से फीडबैक आपको मिल पा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक है। सबसे पहले तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिस तरह से पूरी कोविड-19 से जो स्थिति पैदा हुई है, वैश्विक महामारी से, जिस तरह से भारत ने इसको हैंडल किया है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्र हैं, उनकी तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी का, जिनके के कुशल नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके अधीन जितनी भी संस्थाएं हैं जिसमें कि UGC सम्मिलित है, बहुत सराहनीय प्रयास कर रही हैं। जहाँ तक कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात है। देखिए, जो उस शिक्षा का जो ताना बाना है, विश्व के जो 3 बड़े शिक्षा तंत्र हैं उनमें से एक है, और इसमें आज की जो संख्या है वो लगभग 1000 के करीब विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ संलग्न करीब 40,000 के करीब महाविद्यालय हैं। इनसे संबद्ध हमारे करीब 14 लाख के करीब हमारे शिक्षक हैं, और इन महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में करीब 3 करोड़ 74 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा ताना बाना है विश्व का शिक्षा का और शिक्षा का। और जैसा कि प्रोफेसर शर्मा जी ने बताया कि स्कूली शिक्षा तो और बड़ा विशाल है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही तत्परता पूर्वक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माननीय हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत पहल की हैं। और जैसा कि बताया गया अभी रिपोर्ट में कि लगातार विभिन्न संस्थाओं से इंटरेक्शन किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश की जा रही है। जहाँ एक और प्रीमियर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIT है, IIMs हैं, NITs हैं, ICERs हैं,
इनसे चर्चा की जा रही है निरंतर। उसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, दूसरे विश्वविद्यालय हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनसे भी निरंतर विचार विमर्श किया जा रहा है और सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इस जो पूरा का पूरा हमारा वैश्विक महामारी है, इसमें कैसे हम अच्छा से अच्छा, मोर प्रोडक्टिवली, मोर इंटेलिजेंटली, मोर इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट करें। और इसके लिए हम जहाँ एक और अपने जो शिक्षक हैं, जिसकी मैंने संख्या बताई 14 लाख के करीब हैं, उनके मनोबल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनको निरंतर हम लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसके साथ साथ विद्यार्थी भी निराश न हो और ऐसी स्थिति में कैसे अपनी शिक्षा जारी रखें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यूजीसी की ओर से और एमएचआरडी की ओर से उस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि चर्चा की स्वयं के बारे में, और जो कि बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये मैं बता दूं, जैसा कि डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि 2015 से तैयारी हुई है, कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है। 2017 में ही माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया, जो स्वयं का हमारा पोर्टल है, और जिसमें कि 1900 हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इसके तहत बहुत सी संस्थाओं को हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, टेक्निकल के लिए अलग बनाया है एमएचआरडी ने, और जो हमारे यूजी पीजी पाठ्यक्रम है नॉन टेक्निकल, उसके लिए हमारा यूजीसी, सीईसी और इन्फ्लुनेट इन संस्थाओं को देखता है। और अभी तक 1,57,00,000 इनरोलमेंट इसमें हो चुके हैं। जिसमें के जो अभी वर्तमान जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है, उसमें 26 लाख विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 574 कोर्सेज हैं, और ये 1900 जो टेक्निकल हमने बताया उसमें से हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में। इसके अलावा जैसे स्वयं प्रभा की चर्चा हुई, जो बाकी माननीय हमारे सीईओ साहब अभी चर्चा कर रहे थे प्रसार भारती के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी बहुत पॉपुलर है। इस पे यूजीसी ने और सीईसी ने, इन्फ्लुनेट ने, सब ने मिलकर के काफ़ी काम किया है, और बहुत बड़ी तादाद में करीब 56,000 जो वीडियोस डाले हुए हैं, जो कि टेलीकास्ट हो चुके हैं स्वयं प्रभा चैनल पे। इसके अतिरिक्त इन्फ्लुनेट के द्वारा जो हमारा शोध गंगा है, जिसमें कि पूरी हमारी पीएचडी वगैरह जो हो चुकी हैं, ऐसी थीसिस को इलेक्ट्रॉनिकली 2,60,000 ऐसी थीसिस उस पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक शोध सिंधु करके है, जिसमें कि 10,000 के करीब जो हमारे सब्सक्राइब्ड जर्नल्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके अलावा 31 लाख ई बुक्स हैं। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए, और मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ अपने विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों का, प्राचार्यों का, निदेशकों का, अपने शिक्षकों का, कि बहुत तन्मयता के साथ इसको समझते हुए कि हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है, और शिक्षकों को तो वैसे भी राष्ट्र निर्माता कहा गया है, तो वो जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत आगे वो लोग आ रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो प्रयास हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, यूजीसी के या विद्यालयीन शिक्षा के, सब सम्मिलित रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी शर्मा जी, जिस तरह से आप शिक्षकों के साथ और जो दूसरी फैकल्टी हैं उनके साथ संपर्क में हैं, छात्रों के साथ संपर्क में हैं, तो उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी करना है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना है। तो ये जो दोहरी चुनौती है, उसको लेकर के आप लोगों के क्या कुछ अभी तक एक्सपीरियंस रहे हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कि आपने जिस गवर्नमेंट ऑर्डर की चर्चा की अभी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है, उसने साफ साफ कहा है कि शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे और ये अगले आदेश तक इंतजार करेंगे। तो हम सारे कंटेंट, जितने भी पढ़ने लिखने का, टीचिंग लर्निंग का एक्टिविटी है, वो ऑनलाइन ही पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। अगर भारत में तकनीक से पहुंचाने जाए वाले शिक्षा की चर्चा करें तो 1975 में हमने साइट एक्सपेरिमेंट किया था, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। भारत अकेला देश है दुनिया का जिसने शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट 2004 में, इसकी शुरुआत माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने किया था, और सोचा था कि भारत को एक सैटेलाइट चाहिए शिक्षा के लिए, और ये 2002 में शुरू हुआ था, 2004 में लॉन्च हुआ, और इसका बड़ा फायदा भी मिला। तो हमारी काफ़ी तैयारी है, हम पूरा कंटेंट बना चुके हैं कक्षा 1 से लेकर के और पीजी रिसर्च तक के लिए। जो आज विषय है कि देखिए, आज हम सबसे पहले स्वास्थ्य के परिस्थिति से जूझ रहे हैं। पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है, लेकिन जैसे ही वो
कंट्रोल में आएगा, हम तुरंत शिक्षा पर जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी है। आपने जो बात कही, ये न सिर्फ कंटेंट परंतु एक्टिविटी भी जुड़ा हुआ है कि केवल उनको पढ़ने लिखने का कंटेंट नहीं पहुंचाना है, किताबें नहीं पहुंचानी है, उसके माध्यम से जो स्किल्स उनको सीखना है उसके लिए भी तैयारी है। और तीसरा पक्ष जो है वो है असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का, वो कैसे हो। तो ज्यादातर कार्यक्रम जिसकी चर्चा हम स्वयं की कर रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है, टेक्स्ट है, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस हैं और टीचर इंटरैक्शन है। टीचर लाइव होता है इन चैनल्स पर। मैं जानबूझ के ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 2 पूरे भाग में बटा हुआ है पूरा जो हमारा मीडिया से एजुकेशन का कार्यक्रम है। एक वो जो ऐसे हाउसेस देते हैं जो फॉर प्रॉफिट करते हैं, लेकिन ज्यादा कार्यक्रम, ज्यादा कंटेंट हमारे सरकारी पोर्टल्स पर है जिसका प्रचार भी नहीं है। तो आज वो आवश्यकता है कि टीचर्स, जिसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, वाइस चांसलर इसको प्रचारित करें कि हमारा कौन सा पोर्टल है, कौन सा सोर्स है जहां से हम कंटेंट ले सकते हैं और मुफ्त ले सकते हैं। भारत सरकार ने इतने समय में 2015 से 20 तक में कम से कम 5,000 10,000 करोड़ लगा करके ये पोर्टल्स तैयार किए हैं और ये सारा कंटेंट बनाया है। तो इसका लाभ विद्यार्थियों को पूर्णतः फ्री है। जो दूसरे पोर्टल से या दूसरे सोर्सेज से जो ऐसे एजेंसीज बनाते हैं जो फॉर प्रॉफिट करते हैं, तो वो उतना बढ़िया नहीं होता है। और हम सबको मालूम है कि ज़्यादा अच्छे शिक्षक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं और इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। जैसे अभी माननीय डीपी सिंह जी ने कहा, IIT मैड्रास हमारे इंजीनियरिंग के कोर्स देखता है, निटर हमारा टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग का कोर्स देखता है, हमारा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हमारे टीचर स्कूल के कंटेंट को देखता है, जो देश का शीर्ष संस्था है। CBSE, NCERT, NIOS ये तीनों मिल करके विद्यालय शिक्षा के कंटेंट बनाए हैं जो बेहतरीन है। और आवश्यकता आज इस बात की है कि इसको जाने लोग, क्योंकि इसका प्रचार सरकारी माध्यम करता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है। आज ये समय है कि सभी पेरेंट्स तक, टीचर्स तक, प्रिंसिपल्स तक ये बात पहुंचाई जाए कि स्वयं से ही बच्चे को पढ़वाइए, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कंटेंट भी है, एक्टिविटी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब मैं फिर से उसी स्वयं प्रभा पर आना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर इंटरनेट के जरिए नहीं जुड़ सकता है इन कंटेंट से, वो स्वयं प्रभा पे कैसे जाए। स्वयं प्रभा समूह के 32 DTH चैनल्स का समूह GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 यानी 24 घंटे के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले जो शैक्षणिक कार्यक्रम उसका प्रसारण कर रहा है। और इसकी सामग्री NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसी प्रकार ये IGNOU के ज्ञानवाणी 105.6 FM के रेडियो और ज्ञान दर्शन जो कि 24 घंटे का शैक्षिक चैनल है, उसके द्वारा प्री स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्रों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को, आजीविका के अवसर तलाश कर रहे छात्रों को और साथ ही साथ जो गृहिणियां हैं और जो कार्यरत पेशेवर हैं उनके लिए भी बेहतरीन शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर रहे हैं। चंद्रशेखर वेम्पति जी, अब हम आपसे समझना चाह रहे हैं AIR की जो तैयारियां हैं, किस तरह से हम ऑल इंडिया रेडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में और दूर दराज तक लोगों तक पहुंचने में, जहां पर शायद इंटरनेट की पहुंच थोड़ी सी कम है स्पीड के लिहाज से, टेलीविजन की पहुंच थोड़ी सी सीमित है। वेम्पति जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है, जुड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सिंह साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो अध्ययन में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, परीक्षाओं को लेकर के जो देरी हो रही है या फिर अगला सत्र कैसे शुरू होगा उसको लेकर के जो कुछ शंकाएं हैं, उसकी चिंताओं को आप लोग कैसे समाधान करने की? देखिए, बिल्कुल चिंतित होना स्वाभाविक है। और देखिए, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पूरा जो शिक्षा तंत्र है वो विद्यार्थियों के लिए ही है। और इसलिए विद्यार्थियों की जो स्वाभाविक चिंताएँ हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरे परिदृश्य में, उसकी चिंता पूरी शिक्षा व्यवस्था को और तंत्र को होना चाहिए। हम लोग भी इसको लेकर के चिंतित हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने हमें निर्देशित किया और हमने एक समिति
एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशंस के पूरे जो इश्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाई है। और अपेक्षा ये की गई है क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है, हर एक विश्वविद्यालय हर एक महाविद्यालय एक जैसा नहीं है। तो एक बहुत कॉमनलिटीज़ को देखते हुए और ऐसी स्थिति में क्या कुछ श्रेष्ठतम हो सकता है वो करने की कोशिश की जाए। और सप्ताह के अंत तक इस समिति की रिपोर्ट आ जाएगी जो कि जिसके आधार पर हम सभी विश्वविद्यालयों को एक ब्रॉडर गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्वास्थ्य शास्त्री संस्थाएं हैं, और परीक्षा किस तरह से ली जाए वो उनकी एकेडमिक बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ डिसाइड करती हैं। बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर चिंतन करके और पूरे वैश्विक महामारी के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और जो नियमों का जिसका परिपालन करना है, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसके साथ साथ जो जहाँ स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे संस्था हैं उनको स्टेट्स की भी जो गाइडलाइंस उनका ख्याल रखना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ख्याल रखना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक ब्रॉडर गाइडलाइंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके आधार पर विश्वविद्यालय जो भी उनके लिए विकल्प अच्छा होगा वो श्रेष्ठ विकल्प चुनेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के जीवन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लार्जर इंटरेस्ट में ये निर्णय लिया जाए। और क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भविष्य में एडमिशन्स भी लेने हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा विदेश में जाकर के पढ़ने की है। तो ये सब चीज़ें भी सामने रखनी होगी और समिति से हमने ऐसी ही अपेक्षा की है। हम सप्ताह के अंत तक हमको लगता है कि ये पूरा विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करा देंगे और विश्वविद्यालय उसके आधार पर अपने अपने स्थान पर निर्णय ले सकेंगे। तो ये टाइमलाइन इसी हफ्ते के अंत जी हाँ 24 तक। तो उसका इंतजार है कि 24 तक ये जो गाइडलाइंस आ जाएंगे। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो हम लोगों ने की है, जैसा कि आपने चर्चा की पहले भी, कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य है ना, जान की बात है फिर जहान की बात है, दोनों को लेकर के जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार कह रहे हैं, तो हमने यूजीसी ने सभी महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को ये एडवाइजरीज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इस सब की जो गाइडलाइन जिस तरह से आई हैं, आरोग्य सेतु है, इन सबको हमने पहुंचाया है महाविद्यालय विश्वविद्यालयों तक। और उनसे अपेक्षा की है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ और यहाँ तक कि पूरे समाज के साथ उनको जागरूक बनाते हुए उसको शेयर करें। और उसके अलावा एक और इनिशिएटिव जो लिया है इस बीच में, वो महत्वपूर्ण ये है कि विद्यार्थियों को ऐसे समय पर निराशा होती है, थोड़ा सा उनको स्ट्रेस होता है, तो उसको दूर करने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एक पूरा का पूरा वेलबींग जो विद्यार्थियों की है ना, विद्यार्थी निराश न हो, एक परिपेक्ष है, पूरी सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में किस तरह से वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जा सकती है, हेल्थ काउंसलिंग, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जानकारी हो। तो हर एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से ये भी अपेक्षा की है कि वो एक हेल्पलाइन डेवलप करें। जी, और शशिशेखर वेम्पति जी जो कि CEO प्रसार भारती के एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वेम्पति साहब, मैं ये सवाल करना चाह रहा था आपसे कि जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम है, जहाँ लोग ऑनलाइन कोर्सेज का यूट्यूब के माध्यम से पहुँच नहीं पा रहे हैं उन तक, और जहाँ पर टेलीविज़न की भी पहुँच सीमित है, तो AIR की क्या कुछ तैयारियाँ हैं और रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से हम कैसे जुड़ रहे हैं अपने छात्रों से? AIR इज़ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था कि लेह लद्दाख जो बहुत ही रिमोट सा रीजन है और वहाँ पे एक्सेस बहुत ही कम है, वहाँ पर करीब 200 स्कूल AIR के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक इनिशिएटिव है। और जो AIR का आर्काइव्स है, ये बहुत ही रिच मटेरियल है बच्चों के लिए और इसका उपयोग सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है और जनरल नॉलेज में भी हो सकता है, लिटरेचर में भी हो सकता है। जैसे हमने किया है कि हमारा जो नेशनल मैगज़ीन है, सांस्कृतिक मैगज़ीन हो या विज्ञान का मैगज़ीन हो, हमने इनके सारे एपिसोड्स को अभी ऑनलाइन कर दिया है ताकि कोई भी जो राज्य विभाग, शिक्षा विभाग इस कंटेंट को यूज़ कर सकता है अपने प्रशिक्षण में। तो उसके लिए ये उपलब्ध है।
सिमिलरली हमने जितने भी हमारे रेडियो प्लेज हैं, जो काफ़ी सारे रेडियो प्लेज तो साहित्य के जो बहुत ही फेमस लेखक हो उनके जो भी बॉडीज ऑफ वर्क हो उन पे आधारित है, तो इनको भी डिजिटाइज करके पब्लिक किया है। तो ये एक और वास्ट रिपोजिटरी है शिक्षा के लिए, लिटरेचर को अप्रिशिएट करने के लिए। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, इसको वापस एक्सपीरियंस करने के लिए रेडियो के माध्यम से, तो ये दोनों रेडियो पे भी सुनाया जा सकता है और इसको ऑनलाइन भी लोग डाउनलोड करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स पे जो शिक्षा के चैनल्स उपलब्ध हैं उनमें से 3 को मैंडेटरी किया हुआ है, ताकि जो निजी डीटीएच और निजी केबल ऑपरेटर्स हैं वो भी इनको कैरी कर सकें। तो अगर आपके डीटीएच या केबल पे ये शिक्षा के चैनल नहीं आ रहे हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको मैंडेटरी किया गया है। ये सारे के सारे जो चैनल्स हैं उनको मैंडेटरी किया गया है सर, और इसको वो जाकर के अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको देखने के लिए? नहीं, सारे नहीं, उनमें से कुछ गिने चुने। ठीक है। अब ये भी हम ये समझना चाह रहे हैं कि सारे ये जो नहीं, इनमें से कुछ गिने चुने 3-4 चैनल्स हैं, उनको मैंडेटरी किया हुआ। अब ये जो लैंग्वेज की बात है सर, क्या ये जो कंटेंट है जो कि 56,000 वीडियोस अभी सिंह साहब बता रहे हैं कि ऑलरेडी उसको टेलीकास्ट किया जा चुका है, तो क्या ये जो कंटेंट है उनको अलग अलग लैंग्वेज में भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को देने की? तो जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो एक तरह से उम्मीद है, क्या उसको भी हम कैटर कर पा रहे हैं अलग अलग भाषाओं में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सुन रहा था जैसे तेलंगाना में तेलुगु में कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है डीडी यादगिरी पे, उसी तरह से बाकी क्षेत्रों में हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी लोकल भाषा है, पंजाबी हो, असमी भाषा हो, तो इसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और एक तरह से ये एक इमोशनल कनेक्ट भी बन गया। जैसे मैं देख रहा था कि बिहार में इस प्रोग्राम का नाम है मेरा दूरदर्शन मेरी पाठशाला, तो एक तरह से एक इमोशनल बॉन्डिंग भी हो गया है दूरदर्शन और शिक्षा को लेकर। चलिए, अच्छी बात है। और एक तरह से लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ क्योंकि ये जो कंटेंट जिसकी पहुंच लोगों तक नहीं थी, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से भी और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स पे जिस पे हम लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं उसके माध्यम से कम लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शर्मा जी, अगर हम आपसे समझना चाहें, जो आप कह रहे थे कि केवल कंटेंट ही नहीं बल्कि उसको इंटरैक्टिव भी बनाया जाए, स्किलिंग भी इस्तेमाल किया जाए, तो क्या हम जो प्रयोगात्मक जो चीज़ें हैं जो हम क्लासरूम में जाके कर रहे थे, क्या वो टूल्स भी हैं जिनके ज़रिए हम सीख सकते हैं, या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन? जी बिल्कुल, किया जाए नहीं किया गया है, यही मैं कह रहा था कि स्वयं पर जो कार्यक्रम डाले गए हैं वो 4 क्वाड्रेंट हैं और एक्टिविटी डाले हुए हैं। इसलिए अगर कोई विद्यार्थी स्वयं के किसी भी कोर्स को पढ़ता है तो वो कंटेंट भी पढ़ेगा, साथ में एक्टिविटी भी करेगा, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस भी डाले गए हैं, और 4th क्वाड्रेंट जो है वो टीचर के साथ इंटरैक्शन है। तो बहुत ही साइंटिफिकली तैयार किया गया है, जो कुछ भी विद्यार्थी सोचते हैं करते हैं वो वहाँ उपलब्ध है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो इवैल्यूएशन असेसमेंट की बात हुई, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि विद्यालय शिक्षा से जैसा हम सब जानते हैं लगभग 25 करोड़ बच्चे जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने कम से कम ये निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 9 तक के बच्चे को प्रमोट किया जाएगा बिना एग्जामिनेशन के। 10वीं और 12वीं के बोर्ड होंगे, जैसा कि सीबीएसई के चेयरपर्सन ने भी ये कहा है कि जब भी लॉकडाउन उठेगा 10 दिन का समय दे करके हम लोग बोर्ड की परीक्षा करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिस दिन सीबीएसई की परीक्षा खत्म होगी उस दिन से एनआईओएस अपने एग्जाम शुरू करेगा। तो जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड हैं वो होंगे, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सिंह साहब ने भी कहा कि देखिए, उच्च शिक्षा में नामांकन से परेशान होते हैं हम लोग कि समय निकल जाएगा। जो सिंह साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि ये रुकेंगे जब तक कि सभी बोर्ड के रिजल्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल। और जो विदेशों में एडमिशन की बात है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। हम लोग लगातार पता भी कर रहे हैं, दूसरे बाहर के विश्वविद्यालय भी अपने नामांकन की तारीख बढ़ा रहे हैं। आज जो सबसे अच्छी बात है, जो 3 चैनल की बात कर रहे हैं, मैं खास करके विद्यालय शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों से साझा करना चाहूँगा। चैनल नंबर 27 पाणिनी चैनल
चैनल नंबर 28 शारदा चैनल और चैनल नंबर 30 जो एनसीईआरटी का है, ये तीनों लाइव किया गया है। मैं बड़ा आभारी हूँ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और मिनिस्टर साहब का, जावड़ेकर साहब का, कि उन्होंने ये खास दया की है विद्यालय शिक्षा के विद्यार्थियों पर। ये तीनों लाइव है और 1 बजे से 7 बजे तक विद्यार्थी लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनके जो भी परेशानियां हैं, प्रश्न हैं, वो फोन करके सीधा पूछ सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है और मैं ये बात साझा करना चाहूंगा कि 1 करोड़ लगभग शिक्षक हैं, उन तक ये बात जानी चाहिए कि ये सारा चीज उपलब्ध है। कंटेंट अपने बनाने का प्रयास अभी नहीं करें। कंटेंट अवेलेबल है, जो आप अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उनके जो प्रश्न हैं उन्हीं का उत्तर दें। आप अगर कंटेंट अब बनाने की क्या प्रयास करेंगे, जिन प्लेटफॉर्म्स की चर्चा की गई है, तो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम जो बने हुए कंटेंट हैं उसी को यूज करें और जो इंटरैक्शन के जो चैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका उपयोग करें, ताकि इंटरैक्टिविटी बढ़े और विद्यार्थी घर बैठे न सिर्फ पाठ्यक्रम, देखिए 3-4 घंटे ही पाठ्यक्रम से चीजें पढ़नी होती है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस पूरे समय होता है। तो सिंह साहब, हमने ये देखा है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। कोई आईआईटी किसी एक इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में बहुत ज़बरदस्त एक तरह से अपनी क्वालिटी के लिए जाना चाहता है, कोई आईआईएम अपने किसी खास ट्रेड के लिए ही छात्रों में जाना जाता है। तो ये जो अभी स्टैंडर्ड हम लोग पहुंच रहे हैं कंटेंट को लेकर के, तो वो एक तरह से किस तरह से वो यूनिफॉर्मिटी या फिर कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको आप लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड क्या है सर? देखिए, मैं बता दूं, क्वालिटी के प्रति तो शुरू से ही बहुत ही ध्यान रखा गया है। और जैसा कि शुरू में चर्चा में बताया गया कि स्वयं की शुरुआत ही 2017 में हुई है और उसके बाद यूजीसी ने 2 रेगुलेशन यूजीसी लेकर के आई है। एक तो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इससे संबंधित है, जिसके अंतर्गत कि हमारा इग्नू है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ हमारी बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सब बहुत सारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो उसके लिए एक क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है क्वालिटी, एक और तो दो बड़े चैलेंजेस जो हमारे शिक्षा के सामने हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने, उसमें तो एक तो है कि हमारा जो GR है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। बहुत प्रयास के पश्चात भी, रूसा आने के पश्चात भी अभी भी 27% के करीब है, जबकि ये विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम है, इसलिए उसको बढ़ाना है। उसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो है गुणवत्ता को लेकर के और प्रमोशन ऑफ क्वालिटी को लेकर के। तो जब ये हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का रेगुलेशन आया 2017 में, उसमें इसका बहुत ध्यान रखा गया और इसलिए ऐसे ही विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई जो कि गुणवत्ता में शीर्ष शिखर पर हैं। इसी तरह से जब ये ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा शुरू हुए हैं, ये तो बहुत रीसेंट फिनोमेनन है ऑनलाइन के हायर एजुकेशन में, और ये 2018 में ये रेगुलेशन हमारा, जिसके तहत अभी चुनिंदा विश्वविद्यालयों को ये अनुमति दी गई है। लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये प्रयास है, जिसमें कि यूजीसी अपने रेगुलेशन को दोबारा से देख रही है और हमने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक पूरी ऑनलाइन प्रमोशन के लिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर, इसको देखते हुए हम यूजीसी ने समितियां भी गठित की हैं, जिसके सुझाव आने वाले हैं, वो भी 24 तक हमने समय दिया है। उसके पश्चात कोशिश ये की जा रही है कि ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए, ODL को बढ़ाने के लिए और GR भी बढ़े, उसके साथ साथ गुणवत्ता, इनमें दोनों में एक तरह से टू स्ट्राइक ए बैलेंस, एक इंटीग्रेशन ऑफ ODL रेगुलेशंस एंड विद ऑनलाइन रेगुलेशन। ये हमने इग्नू के जो हमारे कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और इसकी अनुशंसा आने के पश्चात हमको लगता है कि ज़्यादा विश्वविद्यालयों को सहूलियत होगी और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें ऑप्शन के रूप में आ सकेंगे, जो कि समय की मांग भी है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि जैसे कुछ की तो चर्चा की गई स्वयं प्रभा और इसको लेकर के, लेकिन इसके अलावा हमारी 2 यूजीसी की संस्था हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हैं। एक है CEC, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, और दूसरा है इन्फ्लिनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि गांधीनगर में है। तो इन्फ्लिनेट ने EPG पाठशाला, इसके बाद जो यूजीसी ने डेवलप किए हैं कोर्सेज, 23,000
ई कंटेंट्स ये भी उपलब्ध है। जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उपलब्ध है हमारे पास ई कंटेंट वो विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचे। तो ये तो पीजी के लिए है। इसी तरह से यूजी के लिए हमारी सीईसी ने करीब 24,100 ई मॉड्यूल्स हैं जो कि 87 सब्जेक्ट्स के हैं। तो ऑल दीज आर अवेलेबल। हमने 25 मार्च को ही लॉकडाउन के तुरंत पश्चात ये पूरी एडवाइजरी के रूप में सभी विश्वविद्यालयों को ये जानकारी उपलब्ध कराई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये ई कंटेंट्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं और इसलिए इनको देखा जाए और विद्यार्थियों तक कैसे पहुंच सकता है इसकी कोशिश की जाए। इसके अतिरिक्त एक और कोशिश ये है कि पूलिंग ऑफ ऑल दीज, जैसे विद्यालयीन शिक्षा का बताया, शर्मा जी ने बताया, बहुत कुछ उपलब्ध है जो कि वो एक जगह आ जाए। तो वन इंडिया वन कंटेंट, इसका प्रयास PMHRD के द्वारा किया जा रहा है। अभी कल ही माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक इस पर स्वयं प्रभा को लेकर के की है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से सोचा जा रहा है और जिस तरह से विश्वविद्यालय और शिक्षक पूरी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसमें सहयोग दे रहे हैं, तो हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं और अच्छे लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म एक तरह से जो आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो और भी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब थोड़ा सा और भी एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं स्वयं प्रभा के माध्यम से हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते कॉलेज और स्कूल समेत जो तमाम शैक्षणिक संस्थान कई दिनों से बंद हैं और ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्वयं और स्वयं प्रभा जो दूसरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसका भी सहारा ले रहे हैं। देश का सार्वजनिक प्रसारण करता है यानी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो भी इस दौरान छात्रों की मदद के लिए आगे आया है। वर्चुअल कक्षाओं के जरिए इन दोनों ही माध्यमों पर हर रोज 30 घंटे से ज्यादा की शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है डीडी बिहार चैनल, जिस पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। सोमवार 20 अप्रैल से दूरदर्शन के इस क्षेत्रीय चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत रोजाना 1 घंटे की शिक्षण सामग्री का प्रसारण हो रहा है, जिसका फायदा बिहार राज्य के 30 लाख से भी अधिक छात्रों को मिल रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान जब देश भर के शिक्षण संस्थान बंद हैं, देश का सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। दूरदर्शन के अलावा ऑल इंडिया रेडियो के कई क्षेत्रीय चैनलों पर अलग अलग भाषाओं में शिक्षाप्रद कंटेंट का प्रसारण हो रहा है। राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो टीवी, रेडियो और यूट्यूब पर वर्चुअल कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का प्रसारण कर रहे हैं। इन वर्चुअल कक्षाओं के जरिए लाखों विद्यार्थियों, विशेषकर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई में तो मदद मिल ही रही है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इसका फायदा मिल रहा है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की इस वर्चुअल पढ़ाई में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित कक्षाएं शामिल हैं। कुछ राज्यों में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्चुअल कक्षाओं को दिलचस्प बनाने के लिए कई राज्यों में पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा क्विज शो और प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा स्टोरी टेलिंग का भी प्रसारण किया जा रहा है। ज्यादातर कक्षाएं सुबह जल्द शुरू हो जाती हैं ताकि छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित हो सके। दूरदर्शन के जिन केंद्रों से वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण हो रहा है उनमें बिहार के अलावा ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और जम्मू कश्मीर स्थित केंद्र शामिल हैं, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के 23 चैनलों से शिक्षण सामग्री का प्रसारण हो रहा है। किसी भी डीडी चैनल पर प्रतिदिन औसतन 2.5 घंटे, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के चैनल पर प्रतिदिन औसतन 30 मिनट की शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाता है। समूचे डीडी नेटवर्क पर हर रोज करीब 20 घंटे और ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर 11 घंटे की शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसार भारती के CEO शशिशेखर वेम्पति जी इस वक्त हमारे साथ हैं और डीडी न्यूज़ के दर्शकों तक हम लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं प्रभा के दूसरे कौन कौन से चैनल्स हैं जहां पर ये जो शैक्षणिक कंटेंट है वो लोगों के लिए मौजूद है। शशि जी, अगर हम अब लॉन्ग टर्म आपका व्यू जानना चाहें कि किस तरह से अब हम तैयारी करने जा रहे हैं, हमारा लंबी अवधि में क्या प्लान्स हैं इन चैनल्स को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने का, क्योंकि इस वक्त भी आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से
और रामायण और महाभारत ने तो एक तरह से अपने रिकॉर्ड ही कायम कर दिए, कई सारे देशों में फिर से प्रसारण करके अपनी लोकप्रियता के लिहाज से। तो हम लोग पहुंच रहे हैं करीब 99% लोगों तक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे के आपके क्या प्लान्स हैं इन जो शैक्षणिक चैनल्स हैं उनको लेके? देखिए, 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो अभी हमारे सारे जो प्रादेशिक चैनल हैं, ये अभी हर डीटीएच और हर केबल पे उपलब्ध नहीं है। तो जो बाकी 11 प्रादेशिक चैनल्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी सारे निजी डीटीएच और निजी केबल ऑपरेटर्स इनको कैरी करें, ताकि उन राज्यों का भी जो शिक्षा का कंटेंट है वो सभी को उपलब्ध हो। डीडी फ्री डिश पे तो उपलब्ध होगा ही, पर सारे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हो, ये एक कोशिश है। दूसरा, 19 ऐसे शहर हैं जहां पर हमने डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर खड़े किए, और इसका एडवांटेज ये है कि आपको ना तो केबल चाहिए ना डीटीएच चाहिए। जो पुराना जो छत का एंटेना वाला सिस्टम था, उसी तरह से आप उसमें तो सिर्फ एक ही चैनल मिलता था, इसमें आपको 5 से 7 चैनल मिल सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे टीवी सेट्स हैं जो पिछले 5-6 साल में बिके हों, जिनमें इनबिल्ट डिजिटल ट्यूनर है। तो उसके माध्यम से या डोंगल के माध्यम से आप सीधा डिजिटल टेरेस्ट्रियल सिग्नल इन 19 शहरों में पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल ही टारगेटेड और लोकल कॉन्टेक्स्ट का भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसमीटर जो है वो उस शहर या उस शहरी इलाकों को सर्विस करता है। तो ये एक और दूसरा प्रयास है। तीसरा, जो आगे जाके उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, वो होगा कि हम ब्रॉडकास्ट मीडियम और जो इंटरैक्टिव टूल्स हैं इनको इंटीग्रेट करें, ताकि जो चर्चा हो रही थी कि असेसमेंट कैसे होगा, एक्टिविटीज़ कैसे होंगे, एक तो ऑनलाइन तो कर सकते हैं, दूसरा जो बाकी बच्चे हैं जो जिनके घरों में कंप्यूटर ना हो या इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, वो शिक्षा को ब्रॉडकास्ट माध्यम से प्राप्त करेंगे। और जो इंटरैक्टिव चीज़ें हैं उनके लिए बस वो शायद मोबाइल फ़ोन यूज़ करे या कोई भी इनोवेटिव इंटरैक्टिव तरीका हो, उसके माध्यम से वो फिर फीडबैक लूप को कंप्लीट करे। तो ये एक इनोवेशन हमें करना होगा आगे जाके, ताकि एवरीवन सारे आर यूनिवर्सली कवर्ड एज फार एज एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स आर कंसर्न। और लास्टली, जो बाकी देशों में, क्योंकि ये जो चैलेंज है हर देश में हो रहा है, और बाकी के जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, ये भी अपने तरीके से फॉरेन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स शिक्षा को इनेबल कर रहे हैं। तो हम उनके भी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करेंगे, क्योंकि भारत ही एक यूनिक देश है जहाँ पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर का अपना खुद का डीटीएच प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया में किसी भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर के पास नहीं है। और ये आज अगर स्वयं प्रभा के चैनल्स हो, दूरदर्शन के चैनल्स हो, और हमारे जो आकाशवाणी के सैटेलाइट रेडियो चैनल्स हो, ये अगर 3 से 4 करोड़ घरों तक पहुंच रहे हैं बिना किसी मंथली फी के, तो इसी वजह से है क्योंकि हमने डीडी फ्री डिश खड़ा किया था। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में, जो बाकी देशों में नहीं है। तो एक तरह से ये एक हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। उसी तरह से उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनके जो इनोवेशंस है, उनको भी हम हमारे जो मल्टीलैटरल बॉडीज़ है, जैसे ABU है, AIB है, AIBD है, जो एशिया पैसिफिक और यूरोपियन ब्रॉडकास्टर को एक साथ लाकर वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें से भी विल टेक इनपुट्स की क्या इनोवेशंस हम और भारत देश में ला सकते हैं। लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के अरीना में भी DD स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी जो फेडरेशंस हैं, उनके साथ मिलकर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक पे, और टीवी चैनल पे भी दिखा रहे हैं DD स्पोर्ट्स में, ताकि कोचिंग और घर बैठे आप स्पोर्ट्स का जो एजुकेशन है वो भी कर सके। तो वो भी पैरेलली हो रहा है। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही कि शिक्षा के साथ साथ स्किलिंग जो है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या फिर दूसरे तरह की स्किलिंग, उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो आपने एक बात कही कि इंटरैक्टिविटी को अगर हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के साथ टेक्निकली हम किसी तरह से इंटीग्रेट कर पाएँ, तो शायद एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा आगे जा करके। शशिशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए और सीधे हमसे जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। वक्त हमारे पास इतना ही है। और सिंह साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें कि
बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था अभी तक, जब लॉकडाउन में ये समझ में आ रहा है कि कितनी सारी चीज़ें एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर, एक तरह से जो नॉन फॉर प्रॉफिट जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है यूजीसी का, उसके तौर पर एनआईओएस का जो नॉन फॉर प्रॉफिट सिस्टम है, उससे हम कितना बड़ा सर्विस कर रहे हैं, न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी। तो अब हम इसको किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और अपनी जो इनहेरेंट जो ताकत है उसको हम कैसे और कंसोलिडेट करें और थोड़ा लोगों तक पहुंचाएं, जिसकी बात आप कर रहे थे सर। देखिए, एक बात तो ये है कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि एक क्षमता विद्यमान है यहाँ के लोगों में। वो ये है कि जब जब विषम परिस्थितियाँ पैदा होती हैं या इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हों, क्राइसिस हों, इमरजेंसीज हों, तब तब ये शोकेस किया है भारत के लोगों ने और यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और सभी ने अपने अपने तरीके से कि जो कुछ उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो कुछ उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, जो कुछ उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, उसका एक सामूहिक कलेक्टिव विजडम के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश करें। ये देश में आज परिलक्षित हो रहा है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, इनका जैसा कि हमारे प्रसार भारती के सीईओ साहब ने भी बताया और शर्मा जी भी चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न भाषाओं में, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं में वो कैसे, हमने कोशिश जारी है कि इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं तो आपके माध्यम से ये भी, जैसा कि प्रसार भारती की ओर से भी कहा गया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ये राष्ट्रीय दायित्व एक तरह से समझना चाहिए, उनको भी जोड़ें इस पूरे मुहिम के साथ, बिल्कुल इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और स्वयं आगे आकर के कहना चाहिए कि इस क्राइसिस में हम भी चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए, इस पूरी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सफल होगा। और एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से करोड़ों विद्यार्थी भी यहाँ पे हैं। एक कहा गया है कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और ये भी कहा गया है कि बहती धारा के संग संग तो मुर्दे भी बह जाते हैं। याद करती है दुनिया उनको जो प्रतिकूल धारा में भी रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमको निर्मित करनी है। और मैं समाप्त करूंगा गांधी जी के एक वाक्य से, जिन्होंने कहा था कि सीखें तो ऐसे सीखे हैं हमें कि बहुत आगे जीवित रहना है। तो हम सब कामना करें शतायु होने की, जीवित रहने की, और उस जिज्ञासा में हम अच्छा करने की कोशिश करें। यही मैं अपेक्षा करता हूं अपने विद्यार्थियों से, अपने शिक्षकों से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले जान भी, उसके बाद जिस जहान की हम बात करें। शर्मा जी जल्दी 2-3 चीज़ें बहुत जल्दी में। देखिए, एक तो बात जो की गई थी स्किल के कोर्सेज की, जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है उसमें तमाम सारे स्किल के वोकेशनल कोर्सेज डाले गए हैं और वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल हैं, तो स्वयं विद्यार्थी सीख सकते हैं। तो थोड़े समय तो पढ़ाई में लगाएं और ज़्यादा समय स्किल के कोर्सेज करें, तो व्यस्त भी रहेंगे घर में। और जहाँ तक इंटरैक्शन की बात है, जो 3 चैनल हम लोगों ने डाला है कंपलसरी चैनल के तौर पर, जो ANB ने डाला है, उस पर शिक्षक घर से बैठे पढ़ा रहे हैं और इंटरैक्शन हुआ है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि टीचर मेरा मणिपुर में बैठा है, मणिपुर से पढ़ाता है, पूरा देश देखता है, पूरे देश के विद्यार्थी देखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। जहां भी हम सोच लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये दोनों प्रयास, जो वोकेशनल के कोर्सेज का मैं कह रहा हूं और इंटरैक्शन फ्रॉम रिमोट प्लेसेस ऑफ इंडिया जो हो रहा है, ये अद्वितीय है। तीसरी बात जो सिंह साहब ने भी कहा, और हम एक तरह से एडवोकेसी के तौर पर कहेंगे कि ये समय प्रॉफिट का नहीं है, देश सेवा का है। हम जितने भी लोग लगे हैं, देखिए कई जगहों पर गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो स्कूल तुरंत फीस नहीं मांगे। और कई जगह पर ऐसे विद्यालय हैं जहां की टीचर्स को सैलरी मंथली मिलना मुश्किल होता है, तो उनको कई बार निकाला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। शायद सरकार इस पर संज्ञान लेगी कि किसी भी विद्यार्थी से फीस लेने की पर जोर ना हो और किसी भी शिक्षक को या उनको प्रिंसिपल को सेवानिवृत्त अभी ना करें, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति है और देश के सेवा के समय सैलरी नहीं मिलेगा तो वे घर कैसे चलाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी वक्त निकालने के लिए, और प्रोफेसर सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जब जब मुश्किल वक्त आया है, यहाँ की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है या जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो लगातार सृजन की ओर बढ़ती हैं, निर्माण की ओर बढ़ती हैं, और देश के नए निर्माण में, नए सफ़र में हम लोग लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।